स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर इन सीरीज। हमने इंडिविजुअल तीनों सर्किट्स को स्टडी किया है, जिसमें हमने ये देखा कि जो रेजिस्टर है उसके केस में जो करंट एंड वोल्टेज है वो सेम फेज में रहते हैं। जो आपका इंडक्टर है उसमें वोल्टेज लीड करती है करंट से बाय फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री, और जो रेजिस्टर कैपेसिटर है उसमें आपकी करंट लीड करती है बाय द फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री टू दी वोल्टेज को करंट 90 डिग्री लीड करती है कैपेसिटर में, और इंडक्टर में वोल्टेज लीड करती है 90 डिग्री करंट से। अब हम एक ऐसा सर्किट देखते हैं जिसमें तीनों इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर जो है सीरीज में लगे होंगे। सपोज करते हैं ये आपके पास आ गया रेजिस्टर, रेजिस्टर के साथ में आ गया कैपेसिटर और एक आ गया इंडक्टर। सपोज करते हैं ये तीनों को हमने सीरीज़ में जोड़ा है। सीरीज़ में आपको पता है जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता होगा तब हम कहते हैं कनेक्शन क्या है, सीरीज़ में। ये आपका आ गया रेजिस्टर, कैपेसिटर और ये आपका आ गया इंडक्टर। और सपोज इसके अक्रॉस में हमने एक सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा दिया है अल्टरनेटिंग, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। आपको पता है कि जब हमने ईएमएफ कनेक्ट करेंगे तो इस सर्किट से क्या होगा, करंट फ्लो करेगी। एज तीनों जो कंपोनेंट्स है वो सीरीज़ में लगाए हुए हैं, तो सीरीज़ में आपको पता है कि तीनों के अक्रॉस जो फ्लो करने वाली करंट है वो सेम होगी, क्योंकि सीरीज़ में हमारी करंट जो है वो सेम रहती है। टोटल करंट इंटरिंग इज इक्वल्स टू टोटल करंट लिविंग। आपको पता है इन केस ऑफ आपका जो रेजिस्टर है उसके केस में आपको पता है कि जो करंट है वो वोल्टेज के सेम फेज में होती है, यानी कि जो वोल्टेज इसके अक्रॉस होगी उसी के सेम फेज में आपकी क्या होगी, करंट होगी। इन केस ऑफ कैपेसिटर करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करेगी, और इन केस ऑफ इंडक्टर जो आपकी वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री लीड करेगी। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो तीनों के केस में हमने ये किया है, रिलेशन स्टडी किया है कि रेजिस्टर में करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, कैपेसिटर में करंट लीड करती है वोल्टेज से बाय फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री, और आपके इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करती है बाय करंट बाय द फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इज गिवन बाय V इज इक्वल्स टू आई आर। जो आपका रेजिस्टर है उसके लिए जो रिलेशन है वोल्टेज और करंट के बीच में वो है V इज इक्वल्स टू आई आर। ये V इसी E के बराबर होगा। V इज इक्वल्स टू E जो है V इज इक्वल्स टू आई आर, यानी कि जो आपका सीरीज़ में जब कंपोनेंट्स लगे होते हैं तो उनके अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो सेम नहीं होती। वोल्टेज डिपेंड करता है उसके रेजिस्टेंस पे, वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं इसको। रेजिस्टेंस कितनी वोल्टेज को यूज़ करेगा, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस। और आपको पता है रेजिस्टर के केस में जो आपका करंट एंड वोल्टेज है वो सेम फेज में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, फेजर डायग्राम साथ में ड्रॉ करते हैं जिससे हमें इसे एक्सप्लेन करने में आसानी होगी। देखिए यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये वाई डैश। तो रजिस्टर के केस में सपोज करते हैं ये आपका इस फेजर से मैं ओ ए से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ये सेंटर ओ ए से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। सपोज करते हैं आपके किसको, वोल्टेज अक्रॉस दी रजिस्टर को मैं डिनोट कर देता हूँ। और आपको पता है कि रजिस्टर के केस में करंट जो है वोल्टेज के सेम फेज में होती है, तो सेम फेज में ये वोल्टेज आ गया, ओ ए वोल्टेज आ गया, और ये करंट का फेजर रिप्रेजेंट कर दिया। सेम आपके जो है दोनों सेम फेज में है, नंबर 1। नंबर 2, आपको पता है इन केस ऑफ आपका जो है जो आपका इंडक्टर है, इन इंडक्टर वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री। जो आपका वोल्टेज है इन केस ऑफ इंडक्टर करंट से लीड करता है 90 डिग्री, और इसमें जो वोल्टेज है
वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर उसे मैं वी एल से डिनोट कर लेता हूँ। रजिस्टर के केस में वी आर। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर किसके बराबर हो जाएगा, आई इंटू एक्सएल। ये मैंने आपको बताया था। हेयर एक्सएल क्या है, एक्सएल इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये हम पढ़ चुके हैं, इंडक्टर के रेजिस्टेंस को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। और एक्सएल होता किसके बराबर है, ओमेगा एल के। और एक्सएल इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल के बराबर, वेयर एल इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस आ जाएगी। ठीक है, अब इसी चीज़ को फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखिए कि इंडक्टर के केस में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे चल रही है, लीड कर रही है। तो ये सपोज करते हैं, करंट तो तीनों के अक्रॉस सेम है ना, तो करंट यही है। अब इस करंट से 90 डिग्री वोल्टेज आगे चल रही है, तो 90 डिग्री यहाँ पे हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा। यहाँ पे इससे फेज़र से सपोज कर देते हैं, ये ओ बी फेज़र है, इससे हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं इंडक्टर की वोल्टेज को वी एल को। ये इससे 90 डिग्री आगे चल रही है। नाउ थर्ड आपका क्या है, कैपेसिटर। तो आपको पता है, इन केस ऑफ कैपेसिटर आपकी क्या है, करंट जो है लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। आपकी जो कैपेसिटर है उसमें जो करंट है वो वोल्टेज से लीड करती है 90 डिग्री। जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है वो वी सी इज इक्वल्स टू आई इंटू आपके किससे डिनोट किया जाता है, एक्स सी से। वेयर एक्स सी क्या है आपका, एक्स सी कहलाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं इसे हम। और ये किसके बराबर होता है, एक्स सी इज इक्वल्स टू 1 ओमेगा सी के। ठीक है, और एक्स सी इज इक्वल्स टू 1 ओमेगा 2 पाई एफ के बराबर इंटू सी। ठीक है, यहाँ पे सी क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के केस में आपकी क्या लीड कर रही है, करंट लीड कर रही है बाय द वोल्टेज। ठीक है, आपकी जो करंट है वो लीड कर रही है वोल्टेज से। तो ये सपोज करते हैं करंट है कैपेसिटर के केस में, तो करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चल रही है, तो वोल्टेज को इससे करंट से 90 डिग्री पीछे बनाना पड़ेगा। करंट लीड कर रही है वोल्टेज का मतलब, या वोल्टेज लैग कर रही है करंट से, तो ये करंट है। तो कैपेसिटर के केस में हम इस तरीके से सी यानी कि 90 डिग्री इससे किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम कैपेसिटेंस को डिनोट करेंगे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो देखो ये है रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज एंड करंट। इंडक्टर में वोल्टेज लीड करती है तो हमने 90 डिग्री फेजर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। और कैपेसिटर के केस में करंट जो है 90 डिग्री वोल्टेज से आगे होती है, तो वोल्टेज को 90 डिग्री हमने पीछे ड्रॉ कर लिया। सपोज करते हैं ये जो आपका सर्किट है, इसमें ये इंडक्टिव सर्किट है, यानी कि यहाँ पे इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू कैपेसिटर, यानी कि वी एल जो है वी सी से ज़्यादा है। इफ़ वी एल इज़ ग्रेटर देन वी सी, तो इन दोनों का जो नेट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वी एल ज़्यादा है वी सी ज़्यादा। देखो तो इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट नहीं है, अपोजिट है। तो क्या होता है कि जो बड़ी है उसमें से छोटा माइनस हो जाएगा। तो सपोज कर लेते हैं ये यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं डी से। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक वी एल माइनस वी सी। इसी डायग्राम को थोड़ा सा वापस से ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, करंट इसके सेम फेस में है। आपके इंडक्टर के केस में वोल्टेज जो है वो लीड कर रही है, 90 डिग्री करंट से आगे चल रही है, और कैपेसिटर में 90 डिग्री पीछे चल रही है। ये आ गया ओ, इसको मैं ए डिनोट कर लेता हूँ कि दिस माइनस दिस। सपोज करते हैं वी एल इज़ ग्रेटर देन वी सी, तो वी एल में से वी सी को माइनस कर लेंगे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं आ जाएगा। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ वी एल माइनस वी सी। इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम बी पॉइंट से। ठीक है, यहाँ पे हम इसको बी पॉइंट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये इन दोनों का क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया। अब आपने पढ़ा हुआ है कौन सा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो ये कहता है कि अगर दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम की दो साइड से रिप्रेजेंट किए गए हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है वो उनके डायगोनल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यानी कि इन दोनों का वी एल माइनस वी सी और वी आर का जो रिजल्टेंट है वो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इन दोनों का रिजल्टेंट जो है यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि आपकी नेट वोल्टेज जो है या फिर जो आपका EMF अप्लाइड है उसके बराबर होगा। ठीक है, इसे मैं के से डिनोट कर लेता हूँ, इन दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे ओ बी इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ रहा है, ए के बराबर। इस पॉइंट को मैं यहाँ पे मैं
इसको कोई नाम दे देते हैं, से ए, इसको ए नाम दे देते हैं, इस यहाँ से हम इसे ए के, तो ये आपका आ गया ए के, यानी कि आपकी जो यहाँ से यहाँ तक है जो वोल्टेज है वो वी आर है। ये आपका ए के किसके बराबर आ जाएगा, वी एल माइनस वी सी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस वाले फेजर डायग्राम से हम जो है ये आपका ये जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ओ ए के इसमें हम पीजीटी लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, तो हमें रिजल्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे रिजल्टेंट ओ के का स्केयर हाइपोटेन्यूज का स्केयर इज इक्वल्स टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर, यानी कि ओ ए का स्केयर प्लस ए के का स्केयर आ जाएगा। ओ के हमारा क्या है, रिजल्टेंट ई, ठीक है, इज इक्वल्स टू ओ ए हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, आर वी आर से, वी आर का स्केयर प्लस ए के जो है ओ बी के बराबर है। ठीक है, यानी कि वी एल माइनस वी सी का स्केयर। ठीक, यहाँ पे हमने जो है इन तीनों का जो नेट रिजल्टेंट है वो हमने रिप्रेजेंट किया, और ये सॉरी यहाँ पे ई का स्केयर यहाँ से जाएगा उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ वी आर का स्केयर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्केयर। ठीक है, और आप यहाँ से ई को यहीं रख दीजिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, वी वोल्टेज को आप लिख सकते हैं आई आर, ठीक है, आई आर का स्केयर प्लस यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, इंडक्टर की वोल्टेज को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, आई एक्स एल माइनस कैपेसिटर का हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, आई एक्स सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम सब से आप क्या कर सकते हैं, आई को कॉमन ले सकते हैं, ई इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ से आई को जो है इनमें से बाहर ले लेते हैं, इसमें से आई बाहर चला गया तो आर स्क्वायर प्लस इन दोनों में से भी आई बाहर जाएगा, आई का स्क्वायर है ना तो रूट से बाहर ले सकते हैं इसे हम, तो यहाँ पे जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन था आई इज इक्वल्स टू आई अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। इस ई को उठा के ले आइए यहाँ पे, ई अपॉन आई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ई अपॉन आई यानी कि वोल्टेज अपॉन करंट किसके बराबर था, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इस सर्किट का उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जेड से, जेड इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो जेड है इसे हम कहते हैं इम्पीडेंस, इस टर्म को हम क्या कहते हैं, इम्पीडेंस। तो किसी सर्किट में जब रेजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर लगा होगा, इन सभी के रेजिस्टेंस को कंबाइंडली क्या कहा जाता है, इम्पीडेंस। तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आपका सर्किट है जिसमें एल सी एंड आर कनेक्ट किए गए हैं, इन सभी का जो नेट रेजिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट भी कहते हैं, और इसे हम जेड से डिनोट करते हैं, जेड इज कॉल्ड एज द इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का यूनिट क्या आएगा, ओम ही आएगा, ओम। इम्पीडेंस एक्चुअली में रेजिस्टेंस है, बस हम एक सर्किट में जब तीनों कंपोनेंट लगे हैं तो तीनों कंपोनेंट का कंबाइंड रेजिस्टेंस जो है उसी को हम क्या कहते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं। अब इसी सर्किट में, एसी सर्किट में जो है अगर आपको फाइंड करना हो जो फेज़ एंगल है, वो फेज़ एंगल आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप tan ऑफ थीटा या tan ऑफ फाई जो भी लें, दैट इज इक्वल्स टू आपका ए के, ठीक है, ए के अपॉन ओ ए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसे ए के अपॉन ओ ए, और हम लिख सकते हैं tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू, डायग्राम में ए के किसके बराबर है, वी एल माइनस वी सी के अपॉन ओ ए किसके बराबर है, वी आर के बराबर है। ठीक है, इफ़ अगर मैं कहता हूँ एक्स एल इज इक्वल्स टू एक्स सी के बराबर है, अगर दोनों रेजिस्टेंस यानी इंडक्टर का और कैपेसिटर का रिएक्टेंस सेम हो जाते हैं, देन उस समय आपका जो tan ऑफ फाई है दैट इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, उस केस में हमारा क्या है, tan फाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हेंस हम कहेंगे वोल्टेज एंड करंट जो है सेम फेज में हो गए हैं। लेकिन अगर आपका इफ़ एक्स एल इज़ ग्रेटर देन एक्स सी, अगर इंडक्टेंस जो है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो कैपेसिटेंस से ज़्यादा हो जाएगी, देन आपका जो फाई है वो पॉजिटिव होगा हमेशा, और सर्किट विल बी इंडक्टिव में लिखूँगा, सर्किट विल बी इंडक्टिव, यानी कि अगर आपके इस सर्किट में
इंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज़्यादा है, तो उस केस में जो आपका tan phi है उसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव आएगी और हम कहेंगे सर्किट जो है वो इंडक्टिव है। वहीं अगर एक्स सी की वैल्यू यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू इंडक्टिव रिएक्टेंस से ज़्यादा होगा, देन आपका जो फाई है या थीटा है, यहाँ पे ये जो मैंने थीटा लिया इसको फाई मान के चलिए, तो फाई इज इक्वल्स टू जो है वो नेगेटिव होगा और उस समय जो आपका सर्किट है, सर्किट विल बी कैपेसिटिव, क्योंकि उसमें जो कैपेसिटेंस है वो क्या कर रही है, लीड कर रही है, कैपेसिटेंस उसमें क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो सर्किट है इसमें हमने क्या पढ़ा कि एक सर्किट जिसमें इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर लगा होता है, इनके तीनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है, गठे जो है, उसको हम क्या कहते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं। और इम्पीडेंस का फॉर्मूला है Z इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इस पर आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं, इसमें आपको न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट जो है एक्सप्रेशन है, इसे आप फिर से देखिए और इसे ट्राई कीजिए। ठीक है, इंडक्टर्स, कैपेसिटर और रेजिस्टर लगाए हैं। रेजिस्टर में दोनों सेम फेज में होते हैं, कैपेसिटर में करंट लीड करती है, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करती है, बस ये याद रखना है। तो इसकी एनालिसिस से हमने जो है क्या फाइंड किया, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट।